नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। बिहार में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। गुरुवार को राज्य के कई स्थानों पर टेम्परेचर पारा 44 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला गया। भीषण गर्मी से लोगों की जान जा रही है। औरंगाबाद स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक लू से 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग अभी इस समय अस्पताल में भर्ती हैं। इसके अलावा झारखंड के पलामू जिले में 24 घंटे के भीतर 5 लोगों की मौत हो गई। बिहार सरकार ने अब सभी निजी और सरकारी स्कूलों, कोचिंग संस्थानों, आंगनबाड़ी केंद्रों को 8 जून तक बंद करने के आदेश दिए हैं। चिलचिलाती गर्मी के चलते शेखपुरा, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण जिलों और अन्य क्षेत्रों में स्कूली शिक्षकों के बेहोश होने की भी घटनाएं सामने आई है। सरकारी स्कूली छात्रों के लिए अगर हम बात करें, अब क्लासेस रोक दी गई हैं, लेकिन शिक्षक अब भी स्कूल जा रहे हैं। रोहित सिंह हमारे संवाददाता खबर पर और ज्यादा अपडेट्स के साथ जुड़े हैं। गर्मी के चलते क्या इस समय बिहार में स्थिति है और अस्पताल में 12 लोगों की मौत होना, यह भी अपने आप में चिंताजनक। रोहित, बिल्कुल राजीव, देखिए इस वक्त बिहार में जो भीषण गर्मी है उसका कहर जो है वो चारों तरफ देखने को मिल रहा है। तकरीबन 16 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जो कि इस वक्त सीरियस हीट वेव कंडीशंस जहां पर इस वक्त चल रहा है और प्रशासन और सरकार ने भी इसको लेकर जो है अलर्ट जारी किया हुआ है। तकरीबन 6 जिले ऐसे हैं जहां पर सीरियस हीट वेव कंडीशन है। औरंगाबाद इसमें एक तरीके से कहें तो सबसे ज्यादा स्थिति खराब औरंगाबाद की है, जहां कल 30 मई को जो तापमान है वो 48.2 डिग्री जो है वो दर्ज किया गया, जो एक तरीके से कहें तो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड जो है टूटा है इतनी ज्यादा तापमान बढ़ने के साथ ही। और उसके बाद मरने की खबर भी जो है औरंगाबाद से आई है, जहां पर दर्जन भर से भी ज्यादा लोगों की मौत की खबर आई है और ये संख्या जो है और ज्यादा बढ़ भी सकती है। तो जाहिर सी बात है बिहार के तकरीबन 1.5 दर्जन जिले इस वक्त भीषण गर्मी के प्रकोप और लू का कहर जो है वहां देखा जा रहा है। 2 दिन पहले हमने देखा था किस तरीके से शेखपुरा और बेगूसराय में कई छात्र छात्राएं जो है वो बेहोश हो गई थी स्कूल खुलने के कारण। तो उसके बाद स्कूल को तो बंद किया गया आनंद फानंद में नीतीश कुमार के कहने पर, लेकिन इस वक्त भीषण गर्मी का कहर बिहार के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। जी रोहित, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आज कर्नाटक में सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल कांड में एसआईटी को कामयाबी मिली है और एसआईटी ने कल सेक्स स्कैंडल के मुख्य आरोपी निलंबित जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बीती रात गिरफ्तार कर लिया था। प्रज्वल रेवन्ना आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। चुनावी मौसम में यह सेक्स स्कैंडल कांड लगातार गरमा रहा था और इसी बीच में प्रज्वल रेवन्ना विदेश चला गया था और इस पर सियासी गलियारों में उंगलियां उठ रही थी। 33 वर्षीय सांसद प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी से म्यूनिक से कल बेंगलुरु लौटा और आधी रात को केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद एसआईटी की टीम प्रज्वल रेवन्ना को सीआईडी कार्यालय लेकर पहुंची, जहां पर पूछताछ की जा रही है। रेवन्ना सेक्स स्कैंडल के आरोपों की करीब 1 महीने के बाद बेंगलुरु लौटे और एयरपोर्ट पर पहले उन्हें सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस के अधिकारियों ने हिरासत में लिया। बाद में रेवन्ना को एयरपोर्ट पर मौजूद एसआईटी के हवाले कर दिया गया। सुरक्षा बल रेवन्ना को एयरपोर्ट पर आम डोर के बजाय खास डोर से, विशेष डोर से बाहर लेकर आए। एसआईटी अब रेवन्ना का मेडिकल करवाने के बाद कोर्ट में पेश करेगी। कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस प्रज्वल की रिमांड की मांग करेगी और इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम प्रज्वल का ऑडियो सैंपल मिलेगी, जिससे ये पता लगाया जाएगा कि वायरल सेक्स वीडियोस में आवाज प्रज्वल की है या नहीं। एक वायरल वीडियो के जरिए सेक्स स्कैंडल का खुलासा हुआ था और करीब 4000 लोग इसके पीड़ित बताए जा रहे हैं। बाद में रेवन्ना के घर पर काम करने वाले एक मेड ने रेवन्ना के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। हमारे संवाददाता नागार्जुन इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नागार्जुन, आखिरकार प्रज्वल रेवन्ना वापस लौट आया और गिरफ्तारी अब हो गई है। शुरुआती पूछताछ में क्या पता चला है और कोर्ट में पेशी कब तक होगी और कितने दिन की रिमांड की मांग की जा सकती है? पहले आज प्रज्वल को बोरिंग हॉस्पिटल या विक्टोरिया हॉस्पिटल में उनका मेडिकल चेकअप होगा। उसके बाद एक मैजिस्ट्रेट के घर पे या कोर्ट पे उनको लेके जाने का पूरा प्रयास होगा और 14 डे का एक कस्टडी लेके जाएगा। एज वी स्पीक वंस। ठीक है नागार्जुन, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। प्रज्वल रेवन्ना अब गिरफ्तार हो गया। इधर कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री मोदी की ध्यान साधना जारी। 1 जून की शाम तक पीएम मोदी यहीं ध्यानरत रहेंगे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पीएम मोदी ने कल शाम को लगभग 6:45 से ध्यान शुरू किया।
पीएम मोदी उसी शिला पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं जिस शिला पर विवेकानंद ध्यान लगाया करते थे, जहां पर वो बैठे थे। लगभग 45 घंटों के ध्यान के दौरान पीएम मोदी सिर्फ तरल आहार लेंगे। वो नारियल का पानी और अंगूर का जूस का सेवन करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी मौन व्रत का पालन भी करेंगे और ध्यान कक्ष से बाहर नहीं निकलेंगे। कल शाम को कन्याकुमारी पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने सबसे पहले भगवती अम्बन मंदिर में पूजा अर्चना की और इस दौरान पीएम मोदी धोती और सफेद अंगवस्त्रम पहने दिखाई दिए। भगवती पूजन के दौरान पीएम मोदी ने गर्भगृह में परिक्रमा की। पुजारियों ने पीएम मोदी को विशेष आरती करवाई, बाद में प्रसाद और उपहार दिया। पीएम मोदी को दिए गए उपहार में शॉल है और मंदिर के मुख्य देवता की फ्रेम की हुई तस्वीर शामिल है। बाद में पीएम मोदी राज्य सरकार और शिपिंग कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित एक नौका सेवा से विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे और यहां पर पहुंचकर पीएम मोदी ध्यान मंडपम की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर कुछ देर के लिए खड़े रहे और रॉक मेमोरियल के चारों ओर समुद्र को विस्तार की उनकी नीलिमा के भव्य दृश्य को निहारते रहे, देखते रहे और इसके बाद फिर वो ध्यान कक्ष में चले गए। विवेकानंद मेमोरियल में 1 जून को ध्यान खत्म करने के बाद से पीएम मोदी पास में ही स्थित प्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जाएंगे। विवेकानंद मेमोरियल तिरुवल्लुवर की 113 फीट ऊंची प्रतिमा दोनों का निर्माण समंदर में स्थित 2 अलग अलग छोटे छोटे टापुओं पर किया गया है। कन्याकुमारी में पीएम मोदी की मौजूदगी की वजह से अब सुरक्षा की बेहद खास इंतजाम है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती है। साथ ही कन्याकुमारी में 2000 अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनात की गई है। इसके अलावा तटरक्षक बल और नौसेना द्वारा भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। 1 जून को देश की 57 सीटों पर होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी का ध्यान अब विपक्षी दलों को अखरने लगा है। वो इसे प्रचार का एक हथकंडा मान रहे हैं, खासकर इसलिए कि 1 जून को ही वाराणसी लोकसभा सीट पर चुनाव होना है और इस सीट पर तीसरी बार पीएम मोदी बीजेपी के कैंडिडेट हैं। कांग्रेस ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन का मुद्दा मानते हुए बाकायदा चुनाव आयोग से मांग की है कि मीडिया में पीएम मोदी के ध्यान का प्रसारण प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। रणदीप सुरजेवाला, अभिषेक मनु सिंघवी और सैयद नसीर हुसैन के साथ कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मुलाकात करने के लिए पहुंचा। 27 शिकायतों के साथ एक ज्ञापन सौंपा गया। विपक्षी दलों ने दावा भी किया कि आदर्श आचार संहिता और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन है। हमने कहा चुनाव आयोग को कि किसी परोक्ष रूप से साइलेंस पीरियड में जो चुप्पी रहने का समय होता है 48 घंटे चुनाव के पहले, उसमें कोई भी नहीं, चाहे कितना बड़ा लीडर हो, वो किसी रूप से, सीधे रूप से या परोक्ष रूप से कैंपेनिंग नहीं कर सकता। हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई व्यक्ति, कोई लीडर कुछ भी करे, मौन व्रत रखे या कैंपेन करे, लेकिन वो साइलेंस पीरियड में इनडायरेक्ट कैंपेनिंग नहीं होनी चाहिए। पीएम मोदी के ध्यान को मुद्दा बनाने पर शिवसेना शिंदे के नेता संजय निरुपम ने कांग्रेस समेत विपक्ष पर पलटवार किया। संजय निरुपम ने कहा कि अगर पीएम मोदी ने उस जगह पर ध्यान करने का फैसला किया है जहां पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था, तो इसमें गलत क्या है? यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कहां से है? अगर कोई ध्यान के जरिए शांति पाना चाहता है तो ये तो उसकी मर्जी है। कुछ लोगों को गांजा पीने से शांति मिलती है, ये उनकी मर्जी है, लेकिन गांजा पीने वाले ध्यान के आध्यात्मिक महत्व को नहीं समझेंगे। निरुपम ने कहा कि कांग्रेस ध्यान, हिंदू और स्वामी विवेकानंद के खिलाफ है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि पीएम मोदी को ध्यान करने का अधिकार है और यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। लगता है कि कोड ऑफ कंडक्ट है, लेकिन वहाँ मेडिटेशन करना ये कोई मतलब कोड ऑफ कंडक्ट के विरोध में बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री जी मतलब कन्याकुमारी जा रहे हैं, जहाँ विवेकानंद रॉक है और जहाँ 3 समुंदर है। 3 समुंदर का जो पानी है एक दूसरे में मिक्स होता है और कन्याकुमारी एक देश का एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट शहर है और इसीलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को मेडिटेशन करने के लिए जाने का पूरा अधिकार है। इलेक्शन अभी हो चुकी है और कोड ऑफ कंडक्ट में इसमें कोई प्रॉब्लम आना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अपोजिशन वाले जो भी मोदी जी करते हैं उसके खिलाफ उनकी बयानबाजी होती रहती है। 1 जून यानी कि कल 7वें और अंतिम चरण में देश के 7 राज्यों में 57 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा और अंतिम चरण में उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की सभी 13 सीटें, बिहार की 8, पश्चिम बंगाल की 9, ओडिशा की 6, हिमाचल की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर मतदान होना है।
बीजेपी जहां पर 400 पार के अपने दावे पर कायम है, तो वहीं गठबंधन इंडिया भी इस बार सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में तो जनार्दन जनता है, जिसका फैसला 4 जून को मतगणना के साथ सामने आएगा। चुनाव के अंतिम 7वें चरण में कई दिग्गज उम्मीदवारों का पर जनता का फैसला ईवीएम में कैद होगा। इसमें सबसे पहला नाम पीएम मोदी का है, जो कि यूपी के वाराणसी लोकसभा सीट से तीसरी बार चुनावी मैदान में है। गोरखपुर से बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन, मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत, हमीरपुर से बीजेपी उम्मीदवार अनुराग ठाकुर, पाटलिपुत्र से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती, डायमंड हार्बर सीट से टीएमसी उम्मीदवार अभिषेक बैनर्जी, जालंधर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी, बठिंडा से शिरोमणि अकाली दल प्रत्याशी हरसिमरत कौर बादल। इन पर जनता ईवीएम में कल अपना मत